चैप्टर 12 टैक्स इनवॉइस क्रेडिट एंड डेबिट नोट। टैक्स इनवॉइस क्रेडिट एंड डेबिट नोट। अभी ये चैप्टर में हम लोग को 6 सेक्शन पढ़ना है, 5 सेक्शन और एक रूल 54(1) टैक्स इनवॉइस बाय इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, और 5 सेक्शन पढ़ना है, सेक्शन 31, सेक्शन 31A, सेक्शन 32, सेक्शन 33, सेक्शन 34। सेक्शन 31 टैक्स इनवॉइस, सेक्शन 31A डिजिटल पेमेंट टू रेसिपिएंट, सेक्शन 32 प्रोहिबिशन ऑफ अनऑथराइज्ड कलेक्शन ऑफ टैक्स, Section 33 amount to be indicated in tax invoice and other documents. Section 34 credit note and debit note. Section 34 credit note and debit note. तो पॉइंट नंबर 1 है सेक्शन 31 टैक्स इनवॉइस। ड्यू डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइसेज। ड्यू डेट सेक्शन 31 टैक्स इनवॉइस। ड्यू डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइसेज। पॉइंट नंबर 1 है इन केस ऑफ टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स। In case of taxable supply of goods, invoice shall be issued before or at the time of removal of goods for supply to the recipient. Removal before or at the time of removal of goods for supply to the recipient, where supply involves movement of goods. And invoice shall be issued before or at the time of where goods time of goods are making available thereof to the recipient, where supply does not involve movement of goods. मतलब यह गुड्स के केस में 2 केस होता है, वेयर सप्लाई इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ गुड्स, वेयर सप्लाई डज नॉट इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ गुड्स। अगर सप्लाई इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ गुड्स तो बिफोर और एट द टाइम ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स फॉर सप्लाई टू द रेसिपिएंट इनवॉइस शैल बी इशूड। और वेयर सप्लाई डज नॉट इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ गुड्स तो इनवॉइस शैल बी इशूड बिफोर और एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स और मेकिंग देयर ऑफ टू द रेसिपिएंट। मतलब ये है कि हम लोग को 2 चीज़ देखना है, पहले गुड्स देखना है कि इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ गुड्स है कि नहीं, कि डज नॉट इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ गुड्स है। अगर मूवमेंट ऑफ गुड्स हो रहा है तो बिफोर और एट द टाइम ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स फॉर सप्लाई टू द रेसिपिएंट इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। वेयर सप्लाई डज नॉट इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ गुड्स तो बिफोर इनवॉइस शैल बी इशूड बिफोर और एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स और मेकिंग अवेलेबल देयर ऑफ टू द रेसिपिएंट। जब भी उसको मैंने अवेलेबल करवा दिया या फिर गुड्स डिलीवर कर दिया, डिलीवरी ऑफ गुड्स और मेकिंग अवेलेबल देयर ऑफ टू द रेसिपिएंट। पॉइंट नंबर 2 इन केस ऑफ टैक्सेबल सप्लाई ऑफ सर्विसेज। पहला क्या था, इन केस ऑफ टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स। अभी दूसरा क्या, इन केस ऑफ टैक्सेबल सप्लाई ऑफ सर्विसेज इनवॉइस शैल बी इशूड बिफोर और आफ्टर प्रोविजन ऑफ सर्विसेज। बिफोर और आफ्टर सर्विसेज के केस में क्या है, बिफोर और आफ्टर इनवॉइस शैल बी in case of taxable supply of services invoice shall be issued before or after the provision of services. provision मतलब होता है completion, before or after the provision of services but within the period of 30 days from the date of supply of services. Within the period of 30 days from the date of supply of services. In case of taxable supply of services invoice shall be issued before or after the provision of services. provision मतलब completion of services, but within the period of 30 days from the date of supply of services. और ये 30 डेज का 45 डेज है इन केस ऑफ इंश्योरेंस, बैंकिंग, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज और इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स 2 चीज़ याद रखना। गुड्स के केस में 2 गुड्स। इन केस ऑफ कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स, कंटिन्यूस सप्लाई कर रहे हैं गुड्स का, इनवॉइस शैल बी इशूड बिफोर और एट द टाइम ऑफ ईच सक्सेसिव स्टेटमेंट और पेमेंट। ईच सक्सेसिव स्टेटमेंट और पेमेंट बिफोर और एट द टाइम ऑफ ईच सक्सेसिव स्टेटमेंट और पेमेंट। तो गुड्स का 3 केस होता है। सबसे पहला केस वेयर सप्लाई इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ गुड्स, फिर दूसरा केस वेयर सप्लाई डज नॉट इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ गुड्स इन केस ऑफ कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स।
अभी अगर गुड्स के केस में वेयर सप्लाई इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ गुड्स, अगर उसमें सप्लाई इन्वॉल्व है मूवमेंट ऑफ गुड्स, तो बिफोर और एट इनवॉइस शैल बी इशूड बिफोर और एट द टाइम ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स फॉर सप्लाई टू द रेसिपिएंट. And where supply does not involve movement of goods, invoice shall be issued before or at the time of delivery of goods or making available thereof to the recipient. इन तीसरा केस, इन केस ऑफ कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स, कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स कर रहे हैं, इनवॉइस शैल बी इशूड बिफोर और एट द टाइम ऑफ ईच सक्सेसिव स्टेटमेंट और पेमेंट, ईच सक्सेसिव स्टेटमेंट और पेमेंट. इन केस ऑफ टैक्सेबल सप्लाई ऑफ सर्विसेज, इन केस ऑफ, अभी गुड्स का 3 केस खत्म हो गया. अभी इन केस ऑफ टैक्सेबल सप्लाई ऑफ सर्विसेज इनवॉइस शैल बी इशूड बिफोर और आफ्टर. बिफोर और आफ्टर, सर्विसेज के केस में बिफोर और आफ्टर है, और गुड्स के केस में बिफोर और एट था. सर्विसेज के केस में बिफोर और आफ्टर द प्रोविजन ऑफ सर्विसेज, प्रोविजन मतलब कंप्लीशन ऑफ सर्विसेज, बट विद इन द पीरियड ऑफ 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज. विदिन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज इनवॉइस इशू करना पड़ेगा. और 45 days, 30 days का 45 days है इन केस ऑफ इंश्योरेंस, बैंकिंग, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और NBFC. इन केस ऑफ कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विसेज, हम लोग कंटिन्यूस सप्लाई दे रहे हैं. अभी इन केस ऑफ कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विसेज के केस में तीन केस बनता है. पहले तो 2 केस बनता है. ड्यू डेट ऑफ पेमेंट इज ascertainable फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट, ड्यू डेट ऑफ पेमेंट इज नॉट ascertainable फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट. और तीसरा केस है पेमेंट इज लिंक्ड टू द कंप्लीशन ऑफ एन इवेंट. अगर इन केस ऑफ कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विसेज के केस में तीन केस बनता है. ड्यू डेट ऑफ पेमेंट इज ascertainable फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट, ड्यू डेट ऑफ पेमेंट इज नॉट ascertainable फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट. अब पेमेंट इज, तीसरा क्या है, पेमेंट इज लिंक्ड टू द कंप्लीशन ऑफ इवेंट. अगर पेमेंट इज लिंक टू द कंप्लीशन ऑफ इवेंट है तो इनवॉइस शैल बी इशूड ऑन और बिफोर इनवॉइस शैल बी इशूड. इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज पेमेंट इज लिंक टू द कंप्लीशन ऑफ इवेंट तो इनवॉइस शैल बी इशूड ऑन और बिफोर द कंप्लीशन ऑफ दैट इवेंट, ऑन और बिफोर द कंप्लीशन ऑफ दैट इवेंट. अगर लिंक टू द कंप्लीशन ऑफ इवेंट है तो इनवॉइस शैल बी इशूड ऑन और बिफोर द कंप्लीशन ऑफ दैट इवेंट. अगर ड्यू डेट ऑफ पेमेंट इज ascertainable है तो इनवॉइस शैल बी इशूड ऑन और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ पेमेंट, ऑन और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ पेमेंट, ऑन और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ पेमेंट. अगर नॉट ascertainable है तो बिफोर और एट द टाइम व्हेन द सप्लायर रिसीव द पेमेंट. अगर नॉट ascertainable है तो बिफोर और एट द टाइम व्हेन द सप्लायर रिसीव द पेमेंट. वेयर द, अभी ये हो गया सर्विसेज का, गुड्स का या सर्विसेज का कंप्लीट हो गया. अच्छा, सेक्शन 31 सबसेक्शन 6, सेक्शन 31 सबसेक्शन 6 क्या बोलता है, वेयर सप्लाई ऑफ सर्विसेज सीजेज बिफोर इट्स कंप्लीशन, वेयर सप्लाई ऑफ सर्विसेज सीजेज बिफोर इट्स कंप्लीशन इनवॉइस शैल बी इशूड एट द टाइम व्हेन द सप्लाई सीजेज एंड टू द एक्सटेंट सप्लाई मेड बिफोर सक्सेशन. मतलब जहाँ पे हम लोग को वेयर द सप्लाई ऑफ सर्विसेज सीजेज बिफोर इट्स कंप्लीशन इनवॉइस शैल बी इशूड एट द टाइम व्हेन द सप्लाई सीजेज एंड टू द एक्सटेंट सप्लाई मेड बिफोर सक्सेशन. पॉइंट नंबर 4, वेयर द गुड्स बीइंग सेंट ऑन अप्रूवल फॉर सेल और रिटर्न बेसिस. सेक्शन 31 सबसेक्शन 7, 31(7) क्या है, 31(6) क्या था, वेयर सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विसेज सीजेज बिफोर इट्स कंप्लीशन. तो उसका इनवॉइस कभी, जब भी हम, मेरा सर्विस कंप्लीट होने से पहले ही उसने इनवॉइस कैंसिल कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया, तभी कभी इनवॉइस इशू करेंगे. इनवॉइस शैल बी इशूड एट द टाइम व्हेन द सप्लाई सीजेज एंड टू द एक्सटेंट सप्लाई मेड बिफोर सक्सेशन. और सेक्शन 31 सबसेक्शन 7 क्या है, वेयर द गुड्स बीइंग सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस फॉर सेल और रिटर्न बेसिस, on approval for sale or return basis. तो invoice shall be issued before or at the time of supply or 6 months from the date of removal, whichever is earlier. Invoice shall be issued
before or at the time of supply or 6 months from the date of removal, whichever is earlier. Consolidated revised tax invoice. Consolidated revised tax invoice. Registered person may issue revised tax invoice against invoices already issued during the period between effective date of registration and date of issue of registration certificate within 1 month. Between effective date of registration and date of issue of registration certificate. Registered person may issue revised tax invoice in respect of all taxable supplies made to the unregistered dealer if value of supply does not exceed rupees 2,50,000. Registered person may issue revised tax invoice in case of all taxable supplies made to unregistered dealer if value of supply does not exceed rupees 20,50,000. मतलब मैंने अगर किसी भी अनरजिस्टर्ड पर्सन को सेल किया है और वो वैल्यू डज नॉट एक्सीड रुपीज़ 2,50,000, तो मैं क्या कर सकता हूँ, रजिस्टर्ड पर्सन में इशू रिवाइज टैक्स इनवॉइस इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल द टैक्सेबल सप्लाईज. मतलब जितना भी मैंने सेल किया वो सबको अनरजिस्टर्ड का पूरा इकट्ठा करके मैं रिवाइज टैक्स इनवॉइस बना सकता हूँ इन केस ऑफ अनरजिस्टर्ड डीलर. लेकिन अगर वैल्यू ऑफ सप्लाई एक्सीड रुपीज़ 2,50,000 फिर मैं इकट्ठा नहीं कर सकता, फिर सबका अलग अलग बिल बनाना पड़ेगा. लेकिन अप टू रुपीज़ 2,50,000 मैं इकट्ठा इनवॉइस बना सकता हूँ. अच्छा, क्रेडिट नोट कैसे पहचानेंगे? जब भी इनवॉइस वैल्यू ज़्यादा रहेगा पेबल वैल्यू से तो क्रेडिट नोट हो जाएगा. इनवॉइस वैल्यू देखने का, इनवॉइस वैल्यू ज़्यादा है तो क्रेडिट नोट, इनवॉइस वैल्यू ज़्यादा है तो क्रेडिट नोट, इनवॉइस वैल्यू ज़्यादा है तो क्रेडिट नोट. नो इनवॉइस रिक्वायर्ड इफ वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ इज अप टू रुपीज़ 200. नो इनवॉइस रिक्वायर्ड इफ वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज एज और बोथ अप टू रुपीज़ 200. लेस देन रुपीज़ 200, लेस देन रुपीज़ 200, 200 लेस देन रुपीज़ 200 का रहेगा तो फिर इनवॉइस इशू करना पड़ेगा. लेस देन रुपीज़ 200, लेस देन रुपीज़ 200. इफ़ रेसिपिएंट इज अनरजिस्टर्ड एंड डज नॉट रिक्वायर सच इनवॉइस. इफ़ रजिस्टर्ड इज अनरजिस्टर्ड तो कभी इनवॉइस इशू करने की ज़रूरत नहीं है. नो इनवॉइस रिक्वायर्ड इफ़ वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज एज और बोथ is less than rupees 200 if recipient is unregistered and does not require such invoice. मतलब अनरजिस्टर्ड डीलर को, अनरजिस्टर्ड पर्सन को मैं सेल कर रहा हूँ कुछ भी और उसका वैल्यू लेस देन रुपीज़ 200 है, लेस देन रुपीज़ 200 है, तो मैं इन्वॉइस नहीं कर सकता, नहीं इशू करूँगा तो भी चलेगा. लेकिन वो अगर वो मांगेगा, बट इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज बाय वे ऑफ एडमिशन टू एग्जीबिशन ऑफ cinematograph films in multiplex screen, invoice is required to be issued irrespective of its value. लेकिन हमको एग्जीबिशन ऑफ सिनेमाटोग्राफ फिल्म इन मल्टीप्लेक्स स्क्रीन, कौन से केस में? एग्जीबिशन ऑफ सिनेमाटोग्राफ फिल्म इन मल्टीप्लेक्स स्क्रीन, तो इनवॉइस इशू करना ही पड़ेगा भले ही 200 से नीचे हो. एग्जीबिशन ऑफ सिनेमाटोग्राफ फिल्म इन मल्टीप्लेक्स स्क्रीन. अच्छा, पर्सन सप्लाइंग एग्जेम्प्टेड गुड्स और सर्विसेज एंड कंपोजिट डीलर टू इशू बिल ऑफ सप्लाई इंस्टेड ऑफ टैक्स इनवॉइस. एग्जेम्प्टेड गुड्स और सर्विसेज एंड कंपोजिट डीलर टू इशू अ बिल ऑफ सप्लाई. तो पर्सन सप्लाइंग एग्जेम्प्टेड गुड्स और सर्विसेज, अभी कोई भी पर्सन है वो क्या करता है, एग्जेम्प्टेड गुड्स और सर्विसेज सप्लाई करता है या फिर कंपोजिट डीलर है वो, तो उसको क्या करना पड़ेगा, बिल ऑफ सप्लाई दो केस में इशू करना पड़ेगा. एग्जेम्प्टेड गुड्स और सर्विसेज एंड कंपोजिट डीलर के केस में. फॉर रिसिप्ट ऑफ एडवांस, अगर कोई एडवांस रिसीव कर रहा है तो उसको क्या करना पड़ेगा, रिसिप्ट वाउचर इशू करना पड़ेगा. फॉर रिसिप्ट ऑफ एडवांस ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, तो क्या करना पड़ेगा, रिसिप्ट वाउचर. इन केस ऑफ RCM वेयर गुड्स और सर्विसेज आर रिसीव फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन, RCM के केस में
where goods or services received from unregistered person, registered person to issue payment voucher at the time of making registered person to issue payment voucher at the time of making payment। तो अनरजिस्टर्ड पर्सन को अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन से अगर मैं गुड्स और सर्विसेज रिसीव कर रहा हूँ और आरसीएम में पेमेंट करना मेरा लायबिलिटी है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पेमेंट वाउचर इशू करना पड़ेगा। एंड रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन शैल इशू इनवॉइस in case of RCM where goods or services are received from unregistered person, the registered taxable person shall issue an invoice। In case of RCM or if goods or services are received from unregistered person, registered person to issue payment voucher। RCM के केस में पेमेंट वाउचर, RCM के केस में पेमेंट वाउचर, एडवांस के केस में रिसिप्ट वाउचर, एडवांस के केस में रिसिप्ट वाउचर, और बिल ऑफ सप्लाई किसके केस में, एग्जेम्प्टेड गुड्स और सर्विसेज और कंपोजिट डीलर के केस में। मेकिंग पेमेंट, रिफंड ऑफ एडवांस रिसीव्ड इन केस ऑफ नो सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, रिफंड वाउचर अगेंस्ट सच एडवांस। रिफंड के केस में रिफंड वाउचर वाउचर। अगर आरसीएम का केस है, अनरजिस्टर्ड डीलर से परचेज किया हो तो पेमेंट वाउचर। आरसीएम के केस में पेमेंट वाउचर, एडवांस के केस में रिसीव वाउचर, और बिल एग्जेम्प्टेड गुड्स और सर्विसेज एंड कंपोजिट डीलर के केस में बिल ऑफ सप्लाई। वेयर गुड्स बीइंग सेंट और टेकन ऑन अप्रूवल बेसिस फॉर द सेल और रिटर्न आर remove before the supply take place, the invoice shall be issued at the earlier of before or at the time of supply or 6 months from the date of removal। In case of continuous supply of goods where successive statement of account or payment are involved, invoice shall be issued before or at the time of each such statement or payment। In case of continuous supply of services के केस में जो 3 केस होता है, गुड्स असर्टेनेबल गुड्स, नॉट असर्टेनेबल, लिंक टू द कंप्लीशन। मैनर ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, सेक्शन 31 सब सेक्शन 1 and 2 रीड along with सेक्शन 48, सेक्शन रूल 48। मैनर ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, मैनर क्या होना चाहिए इशू ऑफ इनवॉइस के लिए। अगर इन केस ऑफ टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स, देख गुड्स होता है, सर्विसेज होता है या डिलीवरी चालान होता है, 3 चीज़ होता है, डिलीवरी चालान, गुड्स और सर्विसेज। डिलीवरी चालान, गुड्स और सर्विसेज। गुड्स के केस में क्या होता है, डिलीवरी चालान और गुड्स, और सर्विसेज के केस में खाली सर्विसेज होता है। तो सर्विसेज के केस में हमेशा इनवॉइस शैल बी प्रिपेयर्ड इन डुप्लीकेट। सर्विसेज के केस में ऑलवेज इनवॉइस शैल बी प्रिपेयर्ड इन डुप्लीकेट, ओरिजिनल कॉपी एंड डुप्लीकेट कॉपी। ओरिजिनल कॉपी फॉर रेसिपिएंट एंड डुप्लीकेट कॉपी फॉर सप्लायर। सप्लायर खुद अपने पास कौन सा रखेगा, डुप्लीकेट कॉपी। अच्छा, इन केस ऑफ गुड्स इनवॉइस शैल बी प्रिपेयर्ड इन ट्रिप्लीकेट मतलब 3 कॉपी बनाएंगे। ट्रिप्लीकेट, ओरिजिनल कॉपी, डुप्लीकेट कॉपी और ट्रिप्लीकेट कॉपी। ओरिजिनल कॉपी फॉर रेसिपिएंट, डुप्लीकेट कॉपी फॉर ट्रांसपोर्टर और ट्रिप्लीकेट कॉपी फॉर सप्लायर। सप्लायर खुद अपने पास रखेगा। मतलब गुड्स के केस में अगर गुड्स मैं सेल कर रहा हूँ तो 3 कॉपी बनाऊंगा। सबसे पहला रेसिपिएंट को दे दूंगा, फिर दूसरा ट्रांसपोर्टर को दे दूंगा जो मेरा गुड्स लेके जाएगा, और तीसरा मैं खुद अपने पास रख लूँगा उसको ट्रिप्लीकेट कॉपी सप्लायर के पास। फिर क्या आता है, डिलीवरी चालान में भी ये 3 कॉपी बनेगा। डिलीवरी चालान में भी ट्रिप्लीकेट बनेगा। रूल 55 डिलीवरी चालान में 3 कॉपी बनेगा, ओरिजिनल कॉपी, डुप्लीकेट कॉपी और ट्रिप्लीकेट कॉपी। ओरिजिनल कॉपी कौन रखेगा, कंसाइनी को दे दूंगा और डुप्लीकेट कॉपी ट्रांसपोर्टर को दे दूंगा। डुप्लीकेट कॉपी हमेशा ट्रांसपोर्टर डुप्लीकेट कॉपी ही लेगा, ट्रांसपोर्टर के पास डुप्लीकेट कॉपी रहेगा, और ट्रिप्लीकेट कॉपी कंसाइनर के पास रहेगा।
और कंसाइनी के पास ओरिजिनल कॉपी चले जाएगा। इनवॉइस इन केस ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज, इनवॉइस इन केस ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज, एक्सपोर्ट के केस में क्या रहेगा? इनवॉइस शैल कैरी एन एंडोर्समेंट, कैरी एन एंडोर्समेंट सप्लाई मींट फॉर एक्सपोर्ट ऑन पेमेंट ऑफ इंटीग्रेटेड टैक्स, ये हेडिंग रहेगा। सप्लाई मींट फॉर एक्सपोर्ट ऑन पेमेंट ऑफ इंटीग्रेटेड टैक्स और सप्लाई मींट फॉर एक्सपोर्ट अंडर बॉन्ड और लेटर ऑफ अंडरटेकिंग विदाउट पेमेंट ऑफ इंटीग्रेटेड टैक्स एज द केस में बी। सप्लाई मींट फॉर एक्सपोर्ट ऑन पेमेंट ऑफ इंटीग्रेटेड टैक्स, सप्लाई मींट फॉर एक्सपोर्ट अंडर बॉन्ड और लेटर ऑफ अंडरटेकिंग विदाउट पेमेंट ऑफ इंटीग्रेटेड टैक्स। अच्छा, रिवाइज टैक्स इनवॉइस, every registered person who has been granted registration with effect from date earlier than the date of issuance of certificate of registration to him may issue revised tax invoice. Date earlier than the date of issuance of certificate of registration to him. Such invoice shall be issued against the invoice already issued during the said period. अच्छा, रिवाइज टैक्स इनवॉइस कब तक के इशू कर सकते हैं? रिवाइज टैक्स इनवॉइस शैल बी इशूड within 1 month from the date of issuance of certificate or registration. Within 1 month. Revised invoice shall be issued within 1 month from the date of issuance of certificate or of registration within 1 month. Content of invoices: name, address and GSTIN of supplier, a consecutive serial number not exceeding 16 characters in one or multiple series, date of its issue, if recipient is registered, name, address and GSTIN or UIN of recipient. If recipient is unregistered, name, address and state. If वैल्यू इज ₹50,000 और मोर। अच्छा, स्टेट लिखना इनवॉइस में ज़रूरी है। अगर वैल्यू कितना है ₹50,000 और मोर, और अगर इंटर स्टेट सप्लाई है। इफ़ रेसिपिएंट इज अनरजिस्टर्ड, नेम, एड्रेस एंड स्टेट। इफ़ वैल्यू इज मोर देन ₹50,000। HSN कोड फॉर गुड्स मोर देन ₹50,000। अगर अनरजिस्टर्ड सप्लायर को अनरजिस्टर्ड सप्लायर को मैं अनरजिस्टर्ड रेसिपिएंट को मैं बेच रहा हूँ, अनरजिस्टर्ड रेसिपिएंट, और वैल्यू अगर मोर देन ₹50,000 और मोर है, तो मुझे उसका स्टेट भी लिखना पड़ेगा। अनरजिस्टर्ड के केस में अनरजिस्टर्ड, इफ़ रेसिपिएंट इज अनरजिस्टर्ड, नेम, एड्रेस एंड स्टेट। If recipient is unregistered, name, address and state. If value is ₹50,000 or more. और क्या आएगा इनवॉइस में? HSN कोड फॉर गुड्स और सर्विसेज, डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज, क्वांटिटी इन केस ऑफ गुड्स एंड यूनिट और यूनिक क्वांटिटी code thereof, total value of supply of goods or services or both, taxable value of supply, amount of advance taken, amount of refundment, amount of paid, rate of tax, amount of tax, place of supply in case of interstate supply। अच्छा, इन केस ऑफ इंटर स्टेट सप्लाई ऑलवेज प्लेस ऑफ सप्लाई लिखना ही पड़ेगा। इंटर स्टेट सप्लाई के केस में तो प्लेस ऑफ सप्लाई लिखना ही है। और अगर एड्रेस कभी लिखना है, अगर अनरजिस्टर्ड को वैल्यू इज ₹50,000 और मोर, तो उसका एड्रेस एंड स्टेट भी लिखना पड़ेगा। स्टेट 2 केस में लिखना है। अगर इंटर स्टेट सप्लाई किया है तो स्टेट लिखना पड़ेगा, और अगर अनरजिस्टर्ड रिसिपिएंट इज अनरजिस्टर्ड तो क्या लिखना पड़ेगा? और वैल्यू इज ₹50,000 और मोर, तभी भी स्टेट लिखना पड़ेगा। एड्रेस ऑफ डिलीवरी, वेदर द टैक्स इज पेबल ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस, एंड सिग्नेचर और डिजिटल सिग्नेचर ऑफ द सप्लायर और हिज ऑथराइजेशन रिप्रेजेंटेटिव, नेचर ऑफ डॉक्यूमेंट, सीरियल नंबर एंड डेट ऑफ टैक्स, इनवॉइस, बिल ऑफ सप्लाई और रिसिप्ट वाउचर, QR कोड इन केस ऑफ ई इनवॉइस, QR कोड इन केस ऑफ ई इनवॉइस।
Invoice issued by registered person whose aggregate turnover in any preceding financial year from 2017-18 onwards exceed rupees 500 crore. Exceed rupees 500 crore. Exceed rupees 500 crore. 500 crore. Crore to an unregistered person. Unregistered person मतलब B2C invoice shall have dynamic quick response code. मतलब यह कि जिसका भी टर्नओवर एग्रीगेट टर्नओवर इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर जिसका भी एग्रीगेट टर्नओवर इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर एक्सीड्स रुपीज़ 500 करोड़ और वो सेल कर रहा है किसको, अनरजिस्टर्ड पर्सन मतलब B2C में, तो उसको क्या करना पड़ेगा, मैंडेटरी शैल हैव क्विक डायनेमिक क्विक रिस्पॉन्स कोड. डायनेमिक क्विक रिस्पॉन्स कोड. डायनेमिक क्विक रिस्पॉन्स कोड. अच्छा, ये 500 करोड़ से ज़्यादा रहेगा तो ही उसको एप्लीकेबल होगा. अच्छा, डायनेमिक क्विक रिस्पॉन्स कोड इज नॉट एप्लीकेबल टू द फॉलोइंग 5 पर्सन्स. डायनेमिक क्विक रिस्पॉन्स कोड इज नॉट एप्लीकेबल टू फॉलोइंग 5 पर्सन्स. फॉलोइंग 5 पर्सन्स जिसका शॉर्टकट की क्या है, गोपी एडमिशन एग्जीबिशन. गोपी एडमिशन एग्जीबिशन. गोपी एडमिशन एग्जीबिशन. जी से क्या है, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी. GTA वालों को कभी भी उसका टर्नओवर कितना भी हो जाए उसको डायनेमिक क्विक रिस्पॉन्स कोड नहीं इशू करना है. अभी ओ से क्या है, OIDR सर्विसेज लोकेटेड इन नॉन टैक्सेबल टेरिटरी. जो सप्लायर ऑफ ODR सर्विसेज OIDAR सर्विसेज लोकेटेड इन नॉन टैक्सेबल टेरिटरी. लोकेटेड इन नॉन टैक्सेबल टेरिटरी GTA को नहीं करना है, और सप्लायर ऑफ OIDAR सर्विसेज लोकेटेड इन नॉन टैक्सेबल टेरिटरी उसको भी डायनेमिक क्विक रिस्पॉन्स नहीं इशू करना है. फिर P से क्या है, पैसेंजर ट्रांसपोर्टर सर्विस सप्लायर. पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस सप्लायर. पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस सप्लायर. एक तो गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी हो गया, फिर पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस सप्लायर हो गया, फिर OIDR सर्विसेज लोकेटेड इन नॉन टैक्सेबल टेरिटरी. फिर P से आता है पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस सप्लायर. पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस सप्लायर. फिर आता है इंश्योरर बैंकिंग कंपनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग NBFC. इंश्योरर बैंकिंग कंपनी. I से आता है इंश्योरर बैंकिंग कंपनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग NBFC. अभी एडमिशन और एग्जीबिशन. एग्जीबिशन मतलब क्या हुआ, सर्विसेज बाय वे ऑफ एडमिशन और एग्जीबिशन ऑफ सिनेमाटोग्राफ फिल्म इन मल्टीप्लेक्स स्क्रीन वालों को भी डायनेमिक क्विक रिस्पॉन्स कोड नहीं इशू करना है. डायनेमिक क्विक रिस्पॉन्स कोड बिल में दिखाना किसको ज़रूरी है, जिसका एग्रीगेट टर्नओवर इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम 17-18 ऑनवर्ड्स एक्सीड रुपीज़ 500 करोड़. where registered person makes a dynamic quick response code available to their recipient through a digital display shall be deemed to have quick response code. उसको मान लिया जाएगा कि अगर उसको डिजिटल डिस्प्ले करवा दिया गया है फिर भी उसको मान लिया जाएगा कि हाँ इसने क्विक रिस्पॉन्स कोड का प्रोविज़न मान लिया है. Registered person whose aggregate turnover in preceding financial year from 17-18 onwards exceeds rupees 50 crore in respect of supply of goods or services or both to the registered person. मतलब अगर 50 करोड़ इन preceding financial year में किसी भी preceding financial year में अगर aggregate turnover रुपीज़ 50 करोड़ exceeds रुपीज़ 50 करोड़ और तो क्या करना पड़ेगा, मुझे इनवॉइस इशू करने पड़ेगा. इनवॉइस के लिए जो लिमिट है वो रुपीज़ 50 करोड़. एक्सीड रुपीज़ 50 करोड़ तो इनवॉइस इशू करना पड़ेगा. प्रिपेयर इनवॉइस एंड अदर प्रिस्क्राइब्ड डॉक्यूमेंट्स इन फॉर्म GST INV 01 after obtaining invoice reference number by uploading information contained therein on the common GST electronic portal
जीएसटी का एक नया पोर्टल है, उसको बोलते हैं कॉमन जीएसटी इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल, उसका इनवॉइस के लिए है। अच्छा, द प्रोविजन ऑफ ई इनवॉइस इज नॉट एप्लीकेबल टू द फॉलोइंग 5 पर्सनस। फॉलोइंग 5 पर्सन के ऊपर ये नहीं एप्लीकेबल है। वो क्या है? गोपी एडमिशन एग्जीबिशन जो था, गोपी एडमिशन एग्जीबिशन वो तो है ही, खाली OIDR निकल गया है, तो ओ निकल गया है, ओ के जगह पे SEZ यूनिट आ गया है। तो SEZ यूनिट को भी ई इनवॉइस इशू करने की ज़रूरत नहीं है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन जी से हो गया गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, ओ के जगह पे SEZ यूनिट आ गया है, क्योंकि गोपी था तो ओ के जगह पे OIDR सर्विसेज वाला था, जिसको क्विक रिस्पांस कोड इशू करना था। अभी वो क्विक रिस्पांस कोड हट गया, वहाँ पे आ गया SEZ यूनिट। फिर क्या है? पी से पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस सप्लायर। आई से क्या है? इंश्योरर, बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग NBFC और एडमिनिस्ट्रेशन और एग्जीबिशन। सप्लायर ऑफ सर्विसेज बाय वे ऑफ एडमिशन और एग्जीबिशन ऑफ सिनेमाटोग्राफ फिल्म इन मल्टीप्लेक्स स्क्रीन। तो मल्टीप्लेक्स स्क्रीन वाले को ई इनवॉइस कभी भी इशू करने की ज़रूरत नहीं है। तो मल्टीप्लेक्स वाले को ई इनवॉइस भी इशू करने की ज़रूरत नहीं है, और डायनेमिक क्विक रिस्पांस कोड भी इशू करने की ज़रूरत नहीं है। एज पर रूल 48 सबसेक्शन 5 ऑफ CGST rule if any person to whom rule 48 subsection sub rule 4 applies issue any invoice in any manner other than the manner specified in rule 48.4। रूल 48.4 क्या है? रूल 48.4 फॉर द ई इनवॉइस। ई इनवॉइस के लिए रूल 48.4। और ई इनवॉइस कौन इशू करेगा? जिसका एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड्स ₹50 करोड़। और देन सच इनवॉइस शैल नॉट बी ट्रीटेड एज इनवॉइस। अगर किसी ने भी इनवॉइस इशू किया और जिसको 48.4 एप्लीकेबल है, 48.4 मतलब ई इनवॉइस, और उसने ई इनवॉइस नहीं इशू किया, तो उसका माना जाएगा कि उसने इनवॉइस ही नहीं इशू किया है। एज पर रूल 48 सबसेक्शन 6 सब रूल 6 ऑफ CGST रूल प्रोविजन ऑफ रूल 48 सब रूल 1 and 2 to issue of invoice in triplicate or duplicate shall not apply to invoice prepared in the manner specified in rule 48.4। तो रूल 48 में जो मैनर ई इनवॉइस का बताया गया, अगर रूल 48.4 के हिसाब से अगर ई इनवॉइस इशू कर देंगे तो उसको ट्रिप्लिकेट इनवॉइस वाला जो 48.1 और 2 में लिखा हुआ है, वो ट्रिप्लिकेट या फिर डुप्लीकेट इनवॉइस की ज़रूरत नहीं है उसके लिए। रूल 46A इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई। रूल 46A वेयर रजिस्टर्ड पर्सन इज सप्लाइंग टैक्सेबल एज वेल एज एग्जाम गुड्स और सर्विसेज और बोथ टू एन अनरजिस्टर्ड पर्सन। सिंगल इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई में बी इशूड फॉर ऑल सच सप्लाईज। जहाँ पे मैं क्या करूँगा, अभी एग्जाम भी सप्लाई कर रहा हूँ और टैक्सेबल भी सप्लाई कर रहा हूँ। कुछ गुड्स मेरा एग्जाम्ट है, कुछ गुड्स टैक्सेबल है, और कुछ सर्विसेज भी एग्जाम्ट है और कुछ सर्विसेज भी, तो या फिर दोनों, या फिर कोई भी एक गुड्स है या फिर सर्विसेज है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, एज पर रूल 46A इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई मैं इशू कर सकता हूँ। इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई रूल 46A इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई कभी जब एग्जाम्ट और टैक्सेबल दोनों गुड्स जब भी सप्लाई कर रहा हूँ तब। Requirement to mention the HSN code for goods or services with effect from 1st April 2021। and अगर aggregate turnover in the preceding financial year is up to ₹5 crore, तो 4 number of digit of HSN code 4 digit of HSN code शो करना है इनवॉइस में। If aggregate turnover in the preceding financial year is more than ₹6 crore, तो मुझे 6 डिजिट का HSN कोड शो करना है इनवॉइस में। तो 4 डिजिट और 6 डिजिट, 4 डिजिट के लिए अप टू ₹5 करोड़ और मोर देन 5 करोड़ है तो 6 डिजिट का HSN कोड मुझे शो करना है।
रजिस्टर्ड पर्सन हुज एग्रीगेट टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर इज अप टू ₹5 crore may not mention the number of digital of HSN code in a tax invoice issued by him in respect of supplies made to unregistered person। मतलब अगर मैं अनरजिस्टर्ड पर्सन को अगर सप्लाई कर रहा हूँ और मेरा टर्नओवर रुपीज़ अप टू ₹5 करोड़ तक का है और मैं सप्लाई कर रहा हूँ किसको, अनरजिस्टर्ड पर्सन को, तो मुझे HSN कोड नहीं शो करूँगा तो भी चलेगा HSN कोड। बिल ऑफ सप्लाई दो लोग ही इशू करते हैं, दोनों लोग को HSN कोड दिखाना जरूरी है। अप टू ₹5 करोड़ 4 डिजिट, मोर देन ₹5 करोड़ 6 डिजिट तक का बिल ऑफ सप्लाई कौन से दो लोग इशू करते हैं? एक तो एग्जेम्प्ट गुड्स जो सप्लाई कर रहा है बिल ऑफ सप्लाई के केस में, बिल ऑफ सप्लाई एग्जेम्प्ट गुड्स और सर्विसेज जो सप्लाई कर रहा है, या फिर कंपोजिट डीलर जो है कंपोजिशन स्कीम वाला, उसको भी HSN कोड इशू करना ज़रूरी है। अच्छा, अभी आता है वेयर एट द टाइम ऑफ रिसिप्ट ऑफ एडवांस, अगर रेट ऑफ टैक्स इज नॉट डिटर्मिनेबल, एडवांस के केस में रेट ऑफ टैक्स इज नॉट डिटर्मिनेबल मतलब मैंने एडवांस रिसीव कर लिया और मुझे रेट ऑफ टैक्स नहीं पता है, तो मैं कौन सा टैक्स लगाऊंगा? नॉट डिटर्मिनेबल टैक्स शैल बी पेड एट द रेट ऑफ 18%। अगर मेरे को टैक्स नहीं पता है वेयर एट द टाइम ऑफ रिसिप्ट ऑफ एडवांस, मेरे को एडवांस मिल गया, अभी मेरे को रेट ऑफ टैक्स नहीं पता है, तो मैं क्या करूँगा? 18% लगा दूंगा। नेचर ऑफ सप्लाई इज नॉट डिटर्मिनेबल, मेरे को नेचर नहीं पता चल रहा है कि कौन से नेचर का मेरा सप्लाई है, तो मैं क्या कर दूंगा? ट्रीटेड एज इंटर स्टेट सप्लाई, मैं क्या करूँगा? इंटर स्टेट सप्लाई ट्रीट कर लूँगा, इंटर स्टेट सप्लाई ट्रीट कर लूँगा और 18% लगा दूँगा। सप्लायर परमिटेड टू इशू एंड डॉक्यूमेंट अदर देन टैक्स इनवॉइस अंडर सेक्शन 31 सबसेक्शन 2 एंड प्रोविजन ऑफ सेक्शन 31 सबसेक्शन 1, मतलब 31(1) एंड 31(2) to read with rule 54 and 55। सप्लायर परमिटेड टू इशू एनी अदर डॉक्यूमेंट, मतलब इनवॉइस, वो टैक्स इनवॉइस की जगह पे और कोई भी इनवॉइस इशू कर सकता है, सप्लायर है। अभी उसका लंबा सा लिस्ट दिया हुआ है कौन सा सप्लायर कौन सा चीज़ इशू कर सकता है। अभी क्या है? नंबर 1, इशू अ कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस और एनी अदर डॉक्यूमेंट इन ल्यू ऑफ कौन? इंश्योरर, बैंकिंग कंपनी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग NBFC कैन इशू a consolidated tax invoice or any other document in lieu thereof for the supply of services made during a month at the end of the month, मतलब at the end of the month इंश्योरर, बैंकिंग कंपनी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इशू कर सकता है। और अब इंश्योरर, बैंकिंग कंपनी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और NBFC, इनके पास सीरियल नंबर और एड्रेस नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, सीरियल नंबर और एड्रेस बैंकिंग कंपनी नहीं लिखेगी तो भी चलेगा। अच्छा, लेकिन बैंकिंग कंपनी के इनवॉइस में क्या क्या होना चाहिए वो ज़रूरी है, वो है अदर इन्फॉर्मेशन एज पर रूल 46 तो होना ही चाहिए। रूल 46 इनवॉइस के लिए है जो कि होना ही चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ और क्या होना चाहिए? डॉक्यूमेंट एज में बी इशूड और मेड अवेलेबल टू फिजिकली और इलेक्ट्रॉनिकली, हाउएवर द सिग्नेचर और डिजिटल सिग्नेचर ऑफ द सप्लायर और हिज ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव शैल नॉट बी रिक्वायर्ड इन केस ऑफ इशुएंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस। अगर बैंक वाला कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस अगर इशू कर रहा है इलेक्ट्रॉनिकली, तो उसको ऑथराइज सिग्नेचर या फिर डिजिटल सिग्नेचर करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बैंक वालों के लिए ऑप्शन रखा गया है। अच्छा, GTA के केस में, GTA गुड्स ट्रांसपोर्ट सर्विसेज सप्लाई सर्विसेज इन रिलेशन टू ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड इन अ गुड्स कैरेज। अच्छा, GTA वाला अगर गुड्स कैरी करके लेके जा रहा है, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी वाला गुड्स लेके जा रहा है, तो उसके इनवॉइस में क्या क्या मैंडेटरीली होना चाहिए गुड्स GTA वाले के केस में? ग्रॉस वेट ऑफ कंसाइनमेंट उसके इनवॉइस में होना चाहिए। ग्रॉस वेट ऑफ कंसाइनमेंट
name of the consignor and consignee, name of the consignor and consignee, registration number of goods carriage, registration number of goods carriage, details of goods transported, details of place of origin and destination, GSTIN of the person liable for paying tax, whether consignor or consignee। अच्छा, GTA के केस में कौन लाइबल होता है? लाइबल होता है पेमेंट के लिए, जो फ्रेट देगा वो लाइबल होगा। तो और जो लाइबल होगा उसका GSTIN और GSTIN लिखना पड़ेगा। अच्छा, और अदर इन्फॉर्मेशन एज प्रिस्क्राइब बाय इनवॉइस अंडर रूल 46। तो रूल 46 में जो है वो तो होना ही चाहिए GTA के इनवॉइस में, लेकिन और भी 6 चीज़ होना चाहिए। वो 6 चीज़ में ग्रॉस वेट ऑफ कंसाइनमेंट, नेम ऑफ कंसाइनर कंसाइनी, रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ द गुड्स कैरेज इन विच गुड्स आर ट्रांसपोर्टेड, मतलब वो ट्रक का नंबर लिखा होना चाहिए। डिटेल्स ऑफ गुड्स ट्रांसपोर्टेड, उसको ट्रक के नंबर को लिखने को क्या बोलेंगे? रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ गुड्स कैरेज, डिटेल्स ऑफ प्लेस ऑफ ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन, GSTIN ऑफ द पर्सन लाइबल फॉर पेइंग टैक्स, उसका GSTIN, कंसाइनर और कंसाइनी का और GTA का। अच्छा, अगर सप्लाई ऑफ पैसेंजर ऑफ ट्रांसपोर्टेशन और सर्विसेज, अगर मैं पैसेंजर को ट्रांसपोर्ट कर रहा हूँ तो मेरे पास क्या क्या ऑप्शन है? मेरे पास ये ऑप्शन है कि सीरियल नंबर और एड्रेस नहीं लिखूँगा इनवॉइस में भी तो चलेगा। मेरे पास ऑप्शनल है कि मैं सीरियल नंबर या फिर एड्रेस लिखूँ या नहीं लिखूँ। कौन से केस में? अगर मैं ट्रांसपोर्ट कर रहा हूँ पैसेंजर ट्रांसपोर्ट का, मैं कौन सा हूँ? सप्लायर हूँ पैसेंजर ट्रांसपोर्ट का। लेकिन मैं रूल 46 में जितने बात लिखा होता तो होना ही चाहिए। और क्या होना चाहिए? टैक्स इनवॉइस शैल इंक्लूड टिकट इन अ फॉर्म बाय वे ऑफ नेम बाय वॉट एवर नेम कॉल्ड, मतलब एक टैक्स इनवॉइस होगा तो चलेगा। कुछ भी टैक्स इनवॉइस जो टिकट इशू करते हैं उसको ही टैक्स इनवॉइस मान लेंगे। सिग्नेचर या डिजिटल सिग्नेचर नहीं लगेगा पैसेंजर के केस में। अच्छा, रजिस्टर्ड पर्सन सप्लाइंग सर्विसेज बाय वे ऑफ एडमिशन टू एग्जीबिशन ऑफ सिनेमाग्राफ फिल्म इन मल्टीप्लेक्स स्क्रीन, मतलब जो फिल्म टिकट देखने जाते हैं उसके लिए क्या ऑप्शन है? डिटेल्स ऑफ द रेसिपिएंट ऑफ सर्विस, मतलब सिनेमाग्राफ के केस में सिनेमाटोग्राफ के केस में क्या है कि उसका डिटेल्स ऑफ रेसिपिएंट नहीं लिखेंगे तो चलेगा। जो मूवी देखने जा रहा है उसका डिटेल ऑफ रेसिपिएंट नहीं लिखेंगे तो चलेगा। और अदर इन्फॉर्मेशन एज प्रिस्क्राइब फॉर टैक्स इनवॉइस अंडर रूल 46, वो तो होना ही चाहिए। अभी सच सर्विसेज शैल बी रिक्वायर्ड टू इशू इलेक्ट्रॉनिक टिकट, उसको 100% इलेक्ट्रॉनिक टिकट ही इशू करना पड़ेगा। एंड डीम टू हैव टैक्स इनवॉइस फॉर ऑल द पर्पज ऑफ द टैक्स, और वो टैक्स इनवॉइस ही होना चाहिए। हाउ एवर सप्लाईज ऑफ सच सर्विसेज एज इन द स्क्रीन अदर देन मल्टीप्लेक्स, मतलब जो अदर देन मल्टीप्लेक्स है वो भी ये चीज़ें फॉलो कर सकता है, जो छोटा मोटा टीवी लगा के चलाता है। अभी डिलीवरी चलान रूल 55 डिलीवरी चलान। एज पर रूल 55 गुड्स में भी रिमूव ऑन डिलीवरी चलान एंड इनवॉइस में भी इशूड आफ्टर डिलीवरी, मतलब मैं रिमूव कर सकता हूँ गुड्स डिलीवरी चलान के बेस पे, और इनवॉइस में बाद में इशू कर सकता हूँ। डिलीवरी चलान इन ट्रिप्लिकेट, डिलीवरी चलान शैल बी प्रिपेयर्ड इन ट्रिप्लिकेट इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स in case of supply of goods, original copy, duplicate copy, triplicate copy, original copy for consignee और डुप्लीकेट कॉपी फॉर ट्रांसपोर्टर और ट्रिप्लिकेट कॉपी फॉर कंसाइनर। अच्छा, अभी ये डिलीवरी चलान के केस में क्या क्या होना चाहिए? अगर मैं क्या कर रहा हूँ, सप्लाई ऑफ लिक्विड गैस वेयर द क्वांटिटी एट द टाइम ऑफ रिमूवल फ्रॉम द प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ द सप्लायर इज नॉट नोन, मुझे उसका क्वांटिटी नहीं मालूम है जो मैं गैस सेंड कर रहा हूँ। या फिर ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स फॉर जॉब वर्क, तो भी मैं डिलीवरी चलान के बेस पे उसको भेज सकता हूँ। जॉब वर्क के केस में, लिक्विड गैस के केस में मैं डिलीवरी चलान पे भेज सकता हूँ। ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स फॉर रीजन अदर देन बाय वे ऑफ सप्लाई, मतलब वो अदर देन सप्लाई कर रहा है, वो सप्लाई ही नहीं है। मैं ट्रांसपोर्ट तो कर रहा हूँ लेकिन वो सप्लाई नहीं है, तो भी मैं डिलीवरी चलान पे भेज सकता हूँ। अच्छा, इसमें डिलीवरी चलान टू बी इशूड serial नंबर नॉट एक्सीडिंग 16 कैरेक्टर इन वन और मल्टीपल सीरीज, serially numbered not exceeding 16 character in one or multiple series. Delivery challan to be issued at the time of removal of goods or goods for transportation.
डिलीवरी चालान खाली 3 लोग के लिए है। डिलीवरी चालान एक तो लिक्विड गैस लेके जा रहा है तो भी, जिसका क्वांटिटी नहीं पता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ जॉब वर्क के लिए दे रहा हूँ तो भी मैं डिलीवरी चालान पे भेज सकता हूँ, और जो कि सप्लाई नहीं है वो मैं सप्लाई कर रहा हूँ तो भी मैं डिलीवरी चालान के बेस पे भेज सकता हूँ। अच्छा, डिलीवरी चालान में होना क्या क्या चाहिए? डिलीवरी चालान में पर्टिकुलर्स ऑफ डिलीवरी चालान, डेट एंड नंबर ऑफ डिलीवरी चालान, नेम एड्रेस एंड GSTIN ऑफ कंसाइनर, consigner name, address and GSTIN of consignee, HSN code and description of goods quantity, taxable value, tax rate, tax amount, place of supply और signature, place of supply और signature। goods transported in semi knockdown or completed knockdown on condition or in the batches or lot where the goods are being transported in a semi knockdown or completed knockdown condition or in batches or lot, supplier shall issue the complete invoice before dispatch of first consignment। supplier shall issue delivery challan for each of the subsequent consignment and giving reference of invoice। copies of corresponding delivery challan shall accompany each consignment along with duly certified copy of invoice। original copy of invoice shall be sent along with the last consignment। 4 टर्नओवर दिया हुआ है, 4 टर्नओवर, चारों टर्नओवर को फटाफट रिवाइज कर रहा हूँ। नो इनवॉइस रिक्वायर्ड इफ वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ इज लेस देन ₹200। वैल्यू अगर ₹200 से कम है तो फिर मुझे इनवॉइस इशू करने की ज़रूरत नहीं है। इफ़ रेसिपिएंट इज़ अनरजिस्टर्ड एंड डज नॉट रिक्वायर सच इनवॉइस, उसको चाहिए ही नहीं, अनरजिस्टर्ड सप्लायर, अनरजिस्टर्ड रेसिपिएंट को चाहिए ही नहीं, तो वो क्या करेगा, अप टू लेस देन ₹200 है तो नहीं इशू करेगा। और दूसरा टर्नओवर लिमिट है डायनेमिक क्विक रिस्पॉन्स के लिए, डायनेमिक क्विक रिस्पॉन्स ऑन इनवॉइस, डायनेमिक क्विक रिस्पॉन्स QR कोड ऑन इनवॉइस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। उसके लिए क्या है, इनवॉइस इशूड बाय रजिस्टर्ड पर्सन हुज एग्रीगेट टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम 17-18 ऑनवर्ड्स exceeds ₹500 crore, exceeds ₹500 crore to an unregistered person। B2C मतलब अगर इनवॉइस इशू कर रहा है, to an unregistered person shall have dynamic quick response code। dynamic quick response code is not applicable to following 5 persons। गोपी एडमिशन एग्जीबिशन शॉर्टकट की है। G से गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, O से OIDR सर्विसेज लोकेटेड इन नॉन टैक्सेबल टेरिटरी, OIDR सर्विसेज प्रोवाइडर लोकेटेड इन नॉन टैक्सेबल टेरिटरी। P से पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस सप्लायर। I से इंश्योरर, बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग NBFC। एडमिशन और एग्जीबिशन मतलब सप्लायर ऑफ सर्विस बाय वे ऑफ एडमिशन और एग्जीबिशन ऑफ सिनेमाटोग्राफ फिल्म इन मल्टीप्लेक्स स्क्रीन। तीसरा टर्नओवर लिमिट है ई इनवॉइस के रिलेटेड। ई इनवॉइस कहाँ पे है, रूल 48(4) में लिखा हुआ है। ई इनवॉइस लिखा हुआ है रूल 48(4) में। रजिस्टर्ड पर्सन एज पर रूल 48(4), रजिस्टर्ड पर्सन हुज एग्रीगेट टर्नओवर इन एनी प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम 2017-18 इन ऑनवर्ड्स एक्सीड ₹50 करोड़, मतलब 50 करोड़ से ज़्यादा रहेगा, 50 करोड़ से ज़्यादा रहेगा तो इनवॉइस ज़रूरी है। इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ टू दी रजिस्टर्ड पर्सन। यहाँ पे टू दी रजिस्टर्ड पर्सन, क्विक रिस्पॉन्स कोड किसके था, अगर मैं सेल कर रहा हूँ अनरजिस्टर्ड पर्सन को, B2C, यहाँ पे B2B है। ई इनवॉइस किसके लिए मैंडेटरी है, जो B2B कर रहा है और उसका टर्नओवर 50 करोड़ से ज़्यादा है, एक्सीड्स ₹50 करोड़। और फॉर एक्सपोर्ट प्रिपेयर इनवॉइस एंड अदर प्रिस्क्राइब डॉक्यूमेंट्स इन फॉर्म GST-INV-01, GST-INV-01 में उसको इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। ई इनवॉइस इज नॉट एप्लीकेबल टू द फॉलोइंग 5 पर्सनस। फॉलोइंग 5 पर्सन कौन है, वही गोपी एडमिशन एग्जीबिशन तो है, लेकिन ऑर्डिनरी सर्विसेज प्रोवाइडेड फ्रॉम नॉन टैक्सेबल टेरिटरी नहीं है इसमें कहाँ है, SEZ यूनिट आ गया है। SEZ यूनिट
और बैंकिंग कंपनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग NBFC, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी और पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस सप्लायर और सप्लायर ऑफ सर्विसेज बाय वे ऑफ एडमिशन और एग्जीबिशन ऑफ सिनेमाटोग्राफ फिल्म इन मल्टीप्लेक्स। 48(5) में लिखा हुआ है कि रूल 48(4) के हिसाब से अगर इनवॉइस नहीं इशू किया तो वो इनवॉइस शैल नॉट बी ट्रीटेड एज इनवॉइस। चौथा टर्नओवर लिमिट है HSN में। एग्रीगेट टर्नओवर अप टू ₹5 करोड़ तो 4 डिजिट का HSN कोड होना चाहिए, और मोर देन ₹5 करोड़ तो फिर 6 डिजिट का। अगर मेरा एग्रीगेट टर्नओवर अप टू ₹5 करोड़ है और मैं खाली अनरजिस्टर्ड रेसिपिएंट को मैं सेल कर रहा हूँ, अनरजिस्टर्ड पर्सन को ही मैं सेल करता हूँ, तो अनरजिस्टर्ड पर्सन के लिए मुझे एक एग्जेम्पशन दिया हुआ है कि मेरा टर्नओवर लिमिट अप टू ₹5 करोड़ है और मैं अनरजिस्टर्ड पर्सन को ही सेल कर रहा हूं, तो मुझे HSN कोड मैं 4 डिजिट का मेंशन नहीं करूंगा तो भी चलेगा। और क्या दिया हुआ है, और बिल ऑफ सप्लाई में भी HSN कोड लगेगा। बिल ऑफ सप्लाई कौन कौन देता है, एग्जाम सर्विस जो सप्लाई कर रहा है, या फिर एग्जाम गुड्स और सर्विस दे रहा है, या फिर अनरजिस्टर्ड वो कंपोजिट डीलर वाला, उसको भी। अच्छा, एक और है इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई वेयर रजिस्टर्ड पर्सन इज सप्लाइंग टैक्सेबल एज वेल एज एग्जाम गुड्स और सर्विसेज और बोथ टू अनरजिस्टर्ड पर्सन। सिंगल इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई में बी इशूड फॉर सच सप्लाई। रजिस्टर्ड पर्सन may issue revised tax invoice in respect of all taxable supplies made to unregistered dealer if invoice of supply does not exceed ₹250,000। मतलब अगर 250,000 तक का है तो मैं बंच बना के डाल सकता हूँ, और एक ही इन्वॉइस में मैं रिवाइज टैक्स इन्वॉइस बना सकता हूँ। लेकिन अगर ₹250,000 से ज़्यादा है तो मुझे रिवाइज टैक्स इन्वॉइस अलग अलग बनाना पड़ेगा सबका। ₹250,000 का लिमिट है, नॉट एक्सीड ₹250,000, तो मैं क्या कर सकता हूँ, टैक्सेबल सप्लाईज मेड टू अनरजिस्टर्ड डीलर इफ वैल्यू ऑफ सप्लाई डज नॉट एक्सीड ₹250,000। रजिस्टर्ड पर्सन में इशू रिवाइज टैक्स इन्वॉइस इन रिस्पेक्ट ऑफ all taxable supplies made to unregistered dealer if value of supply does not exceed ₹250,000। और रिवाइज टैक्स इन्वॉइस मुझे विदिन द 1 मंथ ही इशू करना पड़ेगा, फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ सर्टिफिकेट मुझे विदिन 1 मंथ रिवाइज टैक्स इन्वॉइस इशू करना पड़ेगा। In case of interstate supply, consolidated revised tax invoice cannot be issued. In case of interstate supply, consolidated revised tax invoice cannot be issued in respect of all unregistered recipient of the if the value of supply exceeds ₹250,000। अगर 250,000 से ज़्यादा रहेगा तो मैं कंसोलिडेटेड रिवाइज टैक्स इन्वॉइस नहीं इशू कर सकता हूँ। रजिस्टर्ड पर्सन में इशू कंसोलिडेटेड रिवाइज टैक्स इन्वॉइस इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल टैक्सेबल सप्लाईज मेड टू अनरजिस्टर्ड रेसिपिएंट ड्यूरिंग सच पीरियड।